Very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain Talent Search Test Paper 31. And you know it well that on every Sunday we conduct an online test on our own app, Apex Institute Chapra. And the test is free to all. If you are new to the channel, please download the app and take the free test on every Sunday. This test is highly useful to all the students who are preparing for competitive examinations. So, without killing your time, I'm going to start the explanation of the Talent Search Test 31. Question number 1 is privatization is regarding who controlling. डबल मिस्टेक है और दोनों यहीं पर दिख रहा है. इज रिगार्डिंग कभी नहीं लिखा जाता. समथिंग इज रिगार्डेड एज यानी रिगार्डिंग के जगह पर हमें रिगार्डेड लिखना होगा, हु के जगह पर एज लिखना होगा और तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा. 1 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 2. वन वे ऑफ डूइंग दिस is to show the target audience that a bank account is actual or lifestyle enabler. Lifestyle enabler. Enabler नाउन है, इनेबल करने वाला. लाइफस्टाइल है नाउन लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा है. ऐसी स्थिति में यहाँ एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की जरूरत है, इसलिए एक्चुअल के जगह पर एक्चुअली का प्रयोग करना होगा और आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. आई डैश रेड अनदर बुक टुमारो. सेंटेंस में आप टुमारो, नेक्स्ट टाइम, फोर्थ कमिंग, इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर्स, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट टाइम देखें तो हमेशा फ्यूचर टेंस का प्रयोग करें. इसलिए आपको सेलेक्ट करना है 3 का सी. क्वेश्चन नंबर 4. आई विश आई डैश द आंसर. आई विश से बनने वाले सेंटेंस में आप वर्ब का विशेष ध्यान रखें. आई विश प्रेजेंट को व्यक्त करने के लिए पास्ट का वर्ब लेता है. वर्ब टू बी अगर यूज करना है तो आप आई विश के साथ हमेशा वर का यूज करें, और यदि प्रिंसिपल वर्ब यूज करना है तो आप भी टू का यूज करें. जैसे काश मैं करोड़पति बन जाता. आई विश आई वर अ मिलीनियर. काश मुझे यह नौकरी मिल जाती. आई विश आई गॉट दिस जॉब. काश मैं उसे हरा पाता. आई विश आई डिफीटेड हिम. तो आप ध्यान रखें, जब भी आप आई विश से सेंटेंस बनाएं, आप ओ दैट से सेंटेंस बनाएं, वुड दैट से सेंटेंस बनाएं, हमेशा प्रेजेंट को व्यक्त करने के लिए पास्ट के वर्ब का यूज करें. तो आई विश के बाद न्यू चाहिए क्योंकि यहाँ वर्ब प्रिंसिपल वर्ब दिए गए हैं. जब प्रिंसिपल वर्ब दिए गए हो तो आप भी टू सेलेक्ट करें. वर्ब टू बी दिया गया हो तो आप वर सेलेक्ट करें. क्वेश्चन नंबर 5. शब्द है वियर्ड. वियर्ड मीन्स होता है विचित्र, अजीबो गरीब. वह इंसान जिसकी आदत बिल्कुल भिन्न हो उसके लिए हम वियर्ड का यूज करते हैं. स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, यूजुअल सामान्य, रेगुलर, नियमित, नॉर्मल, साधारण. आंसर ए होगा 5 का. क्वेश्चन नंबर 6. शब्द है कॉन्फिडरेट. इसका सिनोनिम बताना है. ए में कंबाइंड है, बी में एडवर्सरी है, सी में एनिमी है और डी में ओपोनेंट है. कॉन्फिडरेट शब्द एडजेक्टिव का काम करता है. इसका अर्थ होता है संयुक्त, संगठित. कंबाइंड संयुक्त और संगठित. एडवर्सरी, एडवर्सरी वैरी,
विरोधी और शत्रु, एनिमी शत्रु, अपोनेंट विरोधी। अच्छा, अपोनेंट और एनिमी में डिफरेंस होता है। अपोनेंट और एनिमी के डिफरेंस को आप जरूर समझ लें। ओपोनेंट वह होता है जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। मैं अगर कोई कंपटीशन में हूं तो मेरे को फेस करने वाला मेरा ओपोनेंट है। दो लोग कोई खेल खेल रहे हैं तो वे दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, वे एक दूसरे के एनिमी नहीं हैं। एनिमी शत्रु जो आपकी जान लेने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन ओपोनेंट जो आपको हराता है गेम में, कंपटीशन में, जान नहीं लेता। कॉन्फिडरेट का सिनोनिम कंबाइंड होगा। शब्द है कैलकुलेशन और इसका आपको बताना है सिनोनिम। कैलकुलेशन शब्द का अर्थ है गणना। गणना, काउंटिंग मीन्स गणना, इग्नोरेंस अज्ञानता। यहां आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जल्दी से इग्नोरेंस का एडजेक्टिव बना दें। स्टूपिडिटी, मूर्खता। जो लोग लाइव में जुड़े हैं जल्दी से इसका एडजेक्टिव बनाएं। कंजेक्चर, अनुमान। एस्टिमेशन, कंजेक्चर। कैलकुलेशन मीन्स गणना, काउंटिंग मीन्स गणना, और इग्नोरेंस का एडजेक्टिव मैंने कहा था आपको बनाने के लिए, इसका इग्नोरेंट होगा। एक बात और याद करें, अगर इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करना हो तो वह हमेशा ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है एंडोर्स। इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड। ए में अफर्म है, बी में डिसअप्रूव, सी में सपोज और डी में ऑथोराइज। एंडोर्स, समर्थन करना, स्वीकृति देना, अधिकृत करना। अफर्म मीन्स होता है पुष्टि करना। डिसअप्रूव, अस्वीकृत करना। सपोज, मान लेना। और ऑथोराइज, अधिकृत करना। ऑथोराइज का सिनोनिम क्या होगा? एंटाइटल और एंडोर्स भी होगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है। एंडोर्स का एंटोनिम देना है, आप सेलेक्ट करें डिसअप्रूव। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है प्रीसीड। प्रीसीड का आपको एंटोनिम बताना है। प्रीसीड का अर्थ होता है कि पहले आना, समय या स्थान दोनों को व्यक्त करने का काम प्रीसीड करता है। प्रीसीड के पहले आना, फॉलो के बाद में आना या के पीछे आना। फॉलो अनुसरण करना, अनुगमन करना। अपीयर उपस्थित होना। बिफॉल आ पड़ना, घटित होना। भाग्यवश, जैसे मेरे भाग में है कुछ होना और यह वह, अगर वह हुआ तो बिफॉल किया। भाग्य से, बाई फेट, अगर कुछ किसी को होता है, हैपन होता है, तो उसे हम बिफॉलिंग कहते हैं। बिफॉल, अराइज, उत्पन्न होना। तो प्रीसीड का एंटोनिम फॉलो होगा। क्वेश्चन है सीडेट। सीडेट मीन्स होता है साधारण, जिसमें तड़क भड़क न हो, जो बिल्कुल सादा हो, जिसमें किसी तरह की उत्तेजना न हो। शांत, एक्साइटिंग, उत्तेजक। काम शांत,
कूल शांत या ठंडा, और ग्रेव गंभीर, जिसका सिनोनिम सीरियस भी होगा और ग्रीम भी होगा। तो सीडेट शांत, सरल, सादा, सिंपल। तो एंटोनिम देना है एक्साइटिंग, दे देंगे उत्तेजक, उत्तेजना वाला। 11 लाइक पुलिंग टीथ, काफी कष्टदायक। जो काफी कष्ट देने वाला हो, काफी तकलीफ देने वाला हो, उसे हम कहते हैं लाइक पुलिंग टीथ। Extremely difficult, behaving with caution, literally and strictly, and giving news to other. आंसर ए होगा extremely difficult। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। फ्लाई इंटू ए रेज, सबको याद रहता है यह। फ्लाई इंटू अ रेज, फ्लाई इंटू अ रेज, गुस्से में आसमान में उड़ना, शाब्दिक अर्थ। मुहावरेदार अर्थ होगा आग बबूला होना। बहुत अधिक क्रोधित होना। टू बिकम कैसे लिख सकते हैं, बिकम। टू बिकेम कैसे लिख सकते हैं, बिकम होगा। टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, यही तो आंसर होगा। टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना। अच्छा, एंग्री शब्द है, इसका आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें। जल्दी से कमेंट कर दें एंग्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप सभी लोग कमेंट फास्ट। आंसर एंगर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। There are many people who don't have a house. We can't cater to those. Cater to, cater to में to एक preposition है, और preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, इसलिए आंसर बी होगा। शब्द है cater, इसके साथ फिक्स्ड preposition to लगता है। cater to, उपलब्ध कराना, आपूर्ति करना। इसका सिनोनिम प्रोवाइड होता है और सप्लाई होता है। इसी कैटर से कैटरिंग बनता है, कैटरर्स बनता है, शब्द यह कैटर ही है। 13 का आंसर भी होगा क्वेश्चन नंबर 14। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली send a team of health professionals to provide medical care to the affected people. सरकार को शीघ्र ही हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक टीम को भेजना चाहिए मेडिकल केयर प्रभावित लोगों को मुहैया कराने के लिए। तो शब्द पहले आप समझ लें, दो शब्द है, एक है अफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। अफेक्ट का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो यह अफेक्टेड होगा, प्रभावित। और इफेक्ट का हम एडजेक्टिव बनाएंगे, यह इफेक्टिव होगा, प्रभावकारी, प्रभावशाली। अब ये चार शब्द समझ करके आप इसे फील करें। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा में, अब उस एक्सीडेंट में जो आए हुए लोग हैं वो अफेक्टेड पीपल हैं। मेडिकल केयर की जरूरत इफेक्टिव लोगों को नहीं, अफेक्टेड लोगों को होती है, इसलिए आंसर
अफेक्टेड होगा सी। अफेक्ट और इफेक्ट ये सभी एक ही फैमिली के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, इन्हें याद कर लें ठीक से। 15 स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट, वह स्टेशन जो किसी रूट का लास्ट स्टेशन हो, चाहे वह स्टेशन किसी ट्रेन का हो या किसी बस का हो। ऐसा ना सोचें कि केवल ट्रेन के लिए ही। बीम मीन्स होता है चमक, प्रकाश से जो चमक उत्पन्न होती है, जो किरणें आती हैं, उन्हें हम बीम कहते हैं। टर्मिनस अंतिम पड़ाव, अराइवल आगमन और डिपार्चर प्रस्थान, ये दोनों एंटोनिम हैं एक दूसरे के, तो आंसर टर्मिनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हैविंग नो बिगिनिंग एंड एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, जिसके अस्तित्व का न प्रारंभ हो और न अंत हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द है इफेमेरल। इफेमेरल मीन्स होता है क्षणिक, और बहुत सुंदर शब्द है। मैं चाहूंगा आप लोग इसका सिनोनिम लिख दें जल्दी। एटर्नल, अनादि और अनंत। ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर। मोर्टल, मरणशील। इफेमेरल का सिनोनिम यहां दिया हुआ है। ट्रांजिएंट होगा, ट्रांजिटरी होगा, शॉर्ट लाइव्ड होगा, एफॉवसेंट होगा। तो आंसर एटर्नल हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। शब्द आपके सामने ब्रीफ केस है, जिसे 4 तरीके से लिखा गया है, कोई एक ही सही है। जल्दी कमेंट करें कौन सही है। आंसर ए सही है, ब्रीफ केस। आई ई होगा, पहले कई बार बता चुका हूं, आई ई और ई आई में अंतर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। 18 कॉन्सिस्टेंट शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, एक ही सही है। कमेंट कर दें किसका स्पेलिंग करेक्ट है। कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट एक रूप में कायम रहने वाला, एक अवस्था में कायम रहने वाला, एक गति में कायम रहने वाला कॉन्सिस्टेंट कहलाता है। सेंटेंस अरेंजमेंट आपके सामने, आप इसे अरेंज करें। एवरीवन नीड्स टू बी वेल अवेयर। अच्छा, एक चीज दिख रहा है, अवेयर के बाद हमेशा ऑफ लगता है, यानी फिक्स्ड कर रहा है कि क्यों ही होगा, क्यों ही होगा, यानी ये दोनों तो होगा ही नहीं। एवरीवन नीड्स टू बी वेल अवेयर ऑफ द रोड ट्रैफिक रूल्स, हर किसी को यातायात के नियम से अवेयर होने की जरूरत है। स्पेशली किसको, अब स्पेशली के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, आर नहीं आएगा, यानी स्पेशली चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हु आर एट सिग्निफिकेंट रोड एक्सीडेंट रिस्क। तो आंसर होगा क्यूआरपी। आंसर ए 20। ओ क्वेश्चन नंबर 20 गायब, ले गए हमारे टाइपिस्ट, एक क्वेश्चन ले गए, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ विच sun's energy is dash and the rate at which it is dispersed in the space decides the equilibrium। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा चाहिए, क्योंकि आगे टेम्परेचर नाउन है, क्लाइमेट नाउन है, यानी कॉमा चाहिए। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन। डिस्पर्स्ड शब्द है, तितर बितर होना,
इसका सिनोनिम होता है स्कैटर्ड। जिस रेट पर सूर्य की ऊर्जा डैश होती है और जिस रेट पर यह डिस्पर्स होती है, बिखरती है स्पेस में, वह डिसाइड करता है, यानी रेट ही डिसाइड करता है इक्विलिब्रियम को, टेम्परेचर को एंड हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को। तो सूर्य की एनर्जी यहाँ डिस्पर्स हो रही है, तो डिस्पर्स होने के पहले रिसीव होगा। जिस एनर्जी जिस रूप में, जिस रेट में रिसीव होती है और जिस रेट में डिस्पर्स होती है, वही डिसाइड करता है संतुलन, तापमान और क्लाइमेट को। द winds, ocean dash and the other mechanisms carry this energy around the globe, thereby dash the climatic conditions। thereby means होता है जिसके द्वारा। The winds, ocean dash and other mechanisms, ocean tensions, ocean महासागर का टेंशन, टॉरेंट, डिजास्टर्स, यहाँ आपदा की बात नहीं हो रही है, यहाँ सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करने की बात की गई है, ओशन के करंट की बात हो रही है। रिवर, ओशन, सीज का करंट होता है यानी उसकी धारा। टॉरेंट गरज के साथ बारिश, डिजास्टर आपदा, तो आंसर यहां पर बी होगा। और जो अन्य मैकेनिज्म्स हैं इस एनर्जी को पूरे ग्लोब में कैरी करते हैं, जिसके द्वारा डैश द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ डैश रीजन्स। हाँ, इससे प्रभावित होता है, इंपैक्टिंग होता है। इंपैक्ट में जनरली आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां लगाना पड़ेगा। इंपैक्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी यह चीज क्लाइमेट के कंडीशन को प्रभावित करता है। ऑफ डैश रीजन्स, किस रीजन के, किस क्षेत्र के। सिमिलर रीजन, सेम रीजन, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ रीजन्स दिया हुआ है तो डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के। long term as well as dash term changes in solar intensity have an impact on the global climate। long term as well as, अब long term as well as तो short term होगा, इसलिए आंसर आप दे दें बी। और इस तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट तो कंप्लीट किए और टैलेंट सर्च टेस्ट 31 हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।